हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ एग्जांपल्स किए थे। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, टी ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम लोग क्या लेंगे, लैम्डा ए वन प्लस ए टू। तो टी ऑफ लैम्डा ए वन प्लस ए टू इक्वल टू, अब ए की जगह पे क्या रखना होगा हमें, लेमडा ए वन प्लस ए टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा ए वन प्लस ए टू प्लस बी। तो ये क्या बनेगा, लेमडा ए वन प्लस ए टू प्लस बी। और देखो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, टी ऑफ ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा ए वन प्लस टी ऑफ ए टू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए टू प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ ए टू। तो ये तो इक्वल नहीं हुआ ना, दिस इज नॉट इक्वल टू लेमडा टी ऑफ ए वन प्लस टी ऑफ ए टू, क्योंकि इस वाले लेमडा टी वन के लिए हमें एक बी की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे भी एक प्लस बी होता तब ऐसा आता, बट एक ही बी था यहाँ हमारे पास, है ना। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन पाया। क्लियर? सो T of A equal to A plus B is not a linear transformation. T of PNR to PNR, ये क्या है, पॉलिनोमियल है nth डिग्री का, है ना। तो देखो इस पे ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, T of Px इक्वल टू P of x स्क्वायर। Px कहाँ जा रहा है, Px जा रहा है P of x स्क्वायर पे। तो हम लोग कोई दो पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, ठीक है। T of लेमडा Px प्लस Qx, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा लेमडा P प्लस Q एक्स स्क्वायर के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा P प्लस Q एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लेमडा P एक्स स्क्वायर प्लस Q एक्स स्क्वायर। और लेमडा P एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, T ऑफ P एक्स। तो लेमडा P एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा T ऑफ P प्लस T ऑफ Q। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। सो दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? लेकिन कब बना ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम यहाँ पे पी एन डिग्री से एन डिग्री की बात करें, है ना, पी एन आर से पी एन आर पे, जहाँ पर एन फिक्स नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम एन फिक्स कर दें तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो अगर हम यहाँ पे फिक्स कर दें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, बट अगर हम फिक्स करें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन टी आर थ्री ओवर एक्स से आर थ्री ओवर एक्स पे जा रहा है, ठीक है, हमने फिक्स कर दिया। अब देखो क्या होगा, अगर अब हम ले लेते हैं टी ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर के। और ये क्या बन गया, ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। तो देखो आर थ्री एक्स में किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, 3 डिग्री तक का पॉलिनोमियल होगा। पी एक्स स्क्वायर में कुछ ऐसा पॉलिनोमियल होगा ना कि ए थ्री एक्स क्यूब इसका स्क्वायर प्लस ए टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए नॉट, क्योंकि हम कहाँ से ले रहे हैं, आर थ्री एक्स से ले रहे हैं। तो आर थ्री एक्स में 3 डिग्री तक के पॉलिनोमियल आएंगे, तो हमने पॉलिनोमियल चूज कर लिया ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। इन सब का हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पी एक्स स्क्वायर ले रहे हैं एक्स की जगह पे। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर के लिए
एक पॉलिनोमियल हमने चूज कर लिया a0 a1 a2 a3। अब दूसरा पॉलिनोमियल हम लोग चूज कर लेते हैं b0 b1 b2 b3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा b3 एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस b2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b1 एक्स का स्क्वायर प्लस b0, ये मिलेगा हमें। तो हमने अभी लिख लिया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर का पॉलिनोमियल। तो देखो, जब हम ए थ्री एक्स क्यूब का स्क्वायर कर देंगे, इस एक्स क्यूब का स्क्वायर होने के बाद क्या ये वाला पॉलिनोमियल बिलोंग करेगा आर थ्री एक्स से? ये वाला पॉलिनोमियल तो बिलोंग नहीं करेगा ना आर थ्री एक्स से। सो दिस पॉलिनोमियल डज नॉट बिलोंग्स टू आर थ्री एक्स, क्योंकि अब ये जब हम एक्स क्यूब का स्क्वायर कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल 3 डिग्री का तो नहीं रह गया, ये तो 3 डिग्री से ज्यादा का हो गया। तो ये आर थ्री एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा। तो जब बिलोंग नहीं कर रहा यानी कि ये क्लोज नहीं है इस मैपिंग में। सो दिस मैप इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? सो नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आया? जब हम पी एन आर से पी एन आर पर मैप लेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो भी वो कोई पोलिनोमियल होगा एन डिग्री का, है ना? और एन कोई फिक्स तो नहीं है, तो वो बिलोंग कर जाएगा उसमें। लेकिन जब हम एन फिक्स कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि आर थ्री एक्स से आर थ्री एक्स पे मैपिंग जा रही है, तो फिर पी एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर वाली मैपिंग आर थ्री एक्स में बिलोंग नहीं करेगी, इसीलिए वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रह जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, टी ऑफ पी एक्स टू पी एक्स और मैपिंग डिफाइंड है टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी एक्स। जो भी पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं उस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी एक्स। तो चलो चेक करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, टी ऑफ लेमडा पी एक्स प्लस क्यू एक्स। तो पी एक्स की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, लेमडा पी एक्स प्लस क्यू एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेमडा पी एक्स प्लस क्यू एक्स। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्यू एक्स के। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पी एक्स किसके इक्वल है, टी ऑफ पी एक्स के। तो यहां से क्या मिला हमें, लेमडा टी ऑफ पी एक्स प्लस टी ऑफ क्यू एक्स। सो दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बट फिर सेम पहले वाले रिजल्ट के जैसे, अगर हम फिक्स कर लें कि टी आर थ्री एक्स से आर थ्री एक्स पे जा रहे हैं, अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन पाएगा। देखो, अगर हम ले लें टी ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू एक्स। और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो पी एक्स क्या है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस बी थ्री एक्स क्यूब। और देखो, एक्स स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स फोर। और पॉलिनोमियल कहाँ से आ रहा था, आर थ्री एक्स से आर थ्री एक्स पे। और यहाँ देखो क्या मिला हमें, एक्स का पावर 4। यहीं से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल आ रहा है ये पॉलिनोमियल आर थ्री एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा।
सो दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो यहां से क्या मिला, e2x4 प्लस e3x5 प्लस b0x² प्लस b1x³ प्लस b2x4 प्लस b3x5, और ये पॉलिनोमियल R3x का मेंबर नहीं है। दिस इम्प्लाई नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। तो अगर हम px से px पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसे किसी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने ले लिया t ऑफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर px, तो भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, क्योंकि किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई पॉलिनोमियल ही मिलेगा, और वो पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल स्पेस से बिलोंग कर ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब हम फिक्स कर देंगे कि इसमें इतनी डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो एक फिक्स डिग्री के पॉलिनोमियल को जब किसी दूसरे पॉलिनोमियल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है ना कि डिग्री चेंज होने के बाद वो हमारे जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री तक का हम लोग ले रहे हैं वेक्टर स्पेस, हमारे वेक्टर स्पेस से वो बिलोंग करे, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल और। एग्जांपल t ऑफ z इक्वल टू z बार। ठीक है, पता है ना सबको, z होता है x प्लस आयोटा y को हम लोग क्या कहते हैं, z, और z बार क्या होता है, x माइनस आयोटा y। ठीक है, इस z का कंजुगेट, और कंजुगेट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोटा के आगे मतलब आयोटा का साइन हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो z होता है x प्लस आयोटा वाई एंड z बार होता है x माइनस आयोटा वाई। तो हमने मैपिंग ली है टी जेड से z बार, और देखो क्या है, टी सी ओवर सी से मैपिंग हो रही है सी ओवर सी पे। ठीक है, सी ओवर सी से मैप कहाँ हो रहा है, सी ओवर सी पे। तो हमें क्या दिखाना है कि देन टी जेड इक्वल टू जेड बार is not a linear transformation. Tz equal to z bar is not a linear transformation. ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि t ऑफ आई जेड किसके इक्वल आना चाहिए था, i ऑफ टी जेड के, क्योंकि i यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, एक स्केलर के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि फील्ड कॉम्प्लेक्स है ना। तो i वहां पे क्या हो गया, एक स्केलर के जैसे ट्रीट होगा। तो t ऑफ आई जेड को किसके इक्वल आना चाहिए था, i ऑफ टी जेड के, अकॉर्डिंग टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रूल, अकॉर्डिंग टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स। लेकिन हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं बट टी ऑफ आई जेड, हम क्या ले रहे हैं, जेड बार। तो टी ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार है। तो देखो अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ना, करेगा। वहां पे हम लोग क्या करते थे कि टी ऑफ सी एक्स लिख के देखते थे, और वो सी बाहर आ जाना चाहिए था ट्रांसफॉर्मेशन से। तो हम यहाँ पे एक स्केलर उठा रहे हैं फिर से, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल है, जेड बार के। तो यहाँ पे क्या आ गया, टी आयोटा जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी आयोटा जेड इक्वल टू आएगा आयोटा जेड का बार, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आयोटा बार जेड, और आयोटा बार क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा टी जेड, है ना। पर माइनस आयोटा टी जेड तो इक्वल नहीं है आयोटा टी ऑफ जेड के, समझ रहे हो। ये माइनस साइन तो एक्स्ट्रा आ गया ना, जब हमने टी ऑफ आयोटा जेड इक्वल टू जेड आयोटा जेड बार लिया तो हमें चाहिए था सिर्फ आयोटा टी जेड, लेकिन हमें क्या मिला, हमें मिला माइनस आयोटा टी जेड। तो इसका क्या मतलब है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर। केस 2 देखो,
इसे मान लो केस 1। अभी हमने क्या लिया था फील्ड, सी ओवर सी, है ना, वेक्टर स्पेस हमने लिया सी ओवर सी। अब अगर हम फील्ड चेंज कर दें, सी ओवर आर लें, तो देखो क्या होता है। अगर हम अब ले लें ट्रांसफॉर्मेशन टी सी ओवर आर टू सी ओवर आर, तो देखो क्या मिलेगा हमें। देन टी जेड इक्वल टू जेड बार इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब फील्ड आर का है तो स्केलर कहाँ से आएगा, स्केलर भी आर से आएगा, और आर में आयोटा नहीं होता, और किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा, वो खुद आएगा, है ना। तो यहां से टी ऑफ लैम्डा जेड लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा जेड का बार, और यहां से क्या हो जाएगा लैम्डा जेड बार, और जेड बार की वैल्यू क्या है, टी ऑफ जेड। तो जो हमने लिया रियल से लिया, तो इसका कॉन्जुगेट के आगे माइनस नहीं लगा, तो हमें जो रिक्वायरमेंट थी कि टी ऑफ लेमडा जेड इक्वल आना चाहिए लेमडा ऑफ टी जेड के, वो हमें मिल गया। तो यहां से क्या आ गया कि दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम फील्ड आर का लेते हैं सी ओवर आर, तो टी जेड इक्वल टू जेड बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और अगर हम लोग फील्ड भी कॉम्प्लेक्स का ही लेते हैं सी ओवर सी, तो वहां पे टी जेड इक्वल टू जेड बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है, वहां पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी फेल कर जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन, लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर एंड टी आर टू आर टू, मैपिंग डिफाइन है, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ए बी सी डी आर से बिलोंग कर रहा है, और टी आर टू से आर टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके दे रखा है उसने। ठीक है, डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड सी एक्स प्लस डी वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू ओवर आर। क्लियर, एक्स वाई आर टू ओवर आर से बिलोंग कर रहे हैं। और देखो क्या दिया है उसने, लेट एस सी ओवर सी, एस सी ओवर सी से सी ओवर सी बी द मैप। सी ओवर सी से सी ओवर सी क्या है, मैपिंग है। डिफाइंड बाय एस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आयोटा सी एक्स प्लस डी वाई। देन पूछ रहा है हमसे, एस इज ऑलवेज सी लीनियर, बी S is C linear if B equal to minus C and D equal to A. C ऑप्शन है S is C linear if and only if B equal to minus C and D equal to A. And ऑप्शन D है S is C linear if and only if T is identity map, identity map। क्लियर, तो देखो क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी आर से बिलोंग कर रहे हैं, टी आर टू ओवर आर टू, टी आर टू से आर टू उसने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डिफाइन कर रखा है कि टी ऑफ एक्स वाई इक्वल है ए एक्स प्लस बी वाई एंड सी एक्स प्लस डी वाई के। ठीक है, और एक्स वाई क्या है, टू टपल्स है और बिलोंग कर रहे हैं आर टू ओवर आर से। फिर उसने एक मैपिंग डिफाइन करके दी है हमें एस सी ओवर सी से सी ओवर सी पे एक मैपिंग। ठीक है, उसमें क्या है, एस
एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आयोटा सी एक्स प्लस डी वाई। और हमसे पूछ रहा है कि एस कैसा है, एस ऑलवेज सी लीनियर होगा। सी लीनियर का मतलब है यहाँ पे लीनियर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। सी लीनियर का क्या मतलब होता है, लीनियर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो पूछ रहा है हमसे कि एस हमेशा सी लीनियर ही होगा। एस सी लीनियर होगा अगर बी की वैल्यू माइनस सी है एंड डी की वैल्यू ए है। ऑप्शन सी में बोल रखा है कि एस सी लीनियर होगा इफ एंड ओनली इफ अगर b की वैल्यू माइनस सी हो और d की वैल्यू a हो। तो देखो b एंड c ऑप्शन में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है, इफ एंड ओनली इफ का, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना। और लास्ट ऑप्शन उसने पूछा है एस इज सी लीनियर इफ एंड ओनली इफ टी इज आइडेंटिटी मैप, कि अगर टी आइडेंटिटी मैप हो तो एस सी लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एस इज, हम लीनियर किसको कहते हैं, एस इज लीनियर इफ एंड ओनली इफ एस जेड क्या हो जाए, एस जेड इज इक्वल टू अल्फा जेड हो, है ना। एस जेड क्या हो, अल्फा जेड के इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे कि एस लीनियर है। तो देखो एस जेड इक्वल टू अल्फा कहाँ से आ रहा है, सी ओवर सी। एस देखो कहाँ डिफाइन है, एस डिफाइन है सी ओवर सी से, सी ओवर सी में, यानी कि जो हमारा फील्ड है वो फील्ड भी कॉम्प्लेक्स का, यानी कि अल्फा भी कॉम्प्लेक्स फील्ड से आ रहा है। और कॉम्प्लेक्स में कैसे एलिमेंट होते हैं, ए प्लस आयोटा बी टाइप के। तो यहाँ पे कैसा, हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, हम अल्फा को लिख सकते हैं ना कि अल्फा वन प्लस आयोटा अल्फा टू। ऐसा कोई स्केलर हम उठा रहे हैं कहाँ से, कॉम्प्लेक्स फील्ड से। और जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा अल्फा वन एक्स प्लस आयोटा अल्फा वन वाई प्लस आयोटा अल्फा टू एक्स। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, आयोटा स्क्वायर अल्फा टू वाई, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस अल्फा टू वाई। क्लियर। तो देखो यहाँ पे अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू वाई क्या है, रियल पार्ट। तो देखो इसे हम लिखें एक्स और जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या मिला हमें, अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू वाई प्लस आयोटा कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा वन वाई प्लस अल्फा टू एक्स। यहाँ तक क्लियर है। और देखो इसने क्वेश्चन में क्या डिफाइन करके दिया है, एस एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू अभी हमने निकाल ली अल्फा वन अल्फा टू में, और उसने इसको किसके इक्वल रखा है, ई एक्स प्लस बी वाई प्लस आयोटा सी एक्स प्लस टी वाई के। तो देखो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू वाई प्लस आयोटा अल्फा वन वाई प्लस अल्फा टू एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आयोटा सी एक्स प्लस डी वाई। क्लियर। अब कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा वन एक्स, तो देखो एक्स का कोफिशिएंट रियल पार्ट में है ना, तो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट रियल पार्ट में ए है, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि अल्फा वन इक्वल टू ए। और y का कोफिशिएंट रियल पार्ट में, यानी कि माइनस ऑफ अल्फा टू की वैल्यू क्या है, बी। y का कोफिशिएंट रियल पार्ट में है बी, तो यहाँ से हमें माइनस ऑफ अल्फा टू की वैल्यू क्या मिली, बी। अब देखो इमेजनरी पार्ट में y का कोफिशिएंट, इमेजनरी पार्ट में y का कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा वन की वैल्यू क्या है, इमेजनरी पार्ट में y का कोफिशिएंट क्या है, d। तो अल्फा वन की वैल्यू क्या हो गई, d। तो यहाँ से हमें क्या मिला, अल्फा वन इक्वल टू d एंड अल्फा टू की वैल्यू देखो, अल्फा टू एक्स है ना यहाँ पे, अल्फा टू एक्स, तो इमेजनरी पार्ट में x की वैल्यू क्या है, c। तो यहाँ से हमें क्या मिला, अल्फा टू की वैल्यू मिली हमें c। तो अल्फा वन ए के इक्वल है, अल्फा वन डी के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ a इज इक्वल टू डी। क्लियर। यहाँ से हमें मिला a इक्वल टू डी, और दूसरा हमें क्या मिलेगा, यहाँ से क्या है, माइनस अल्फा टू की वैल्यू b है और अल्फा टू की वैल्यू c है,
दिस इंप्लाई बी इक्वल टू माइनस सी। हमें मिला ए इक्वल टू डी और बी इक्वल टू माइनस सी। कब मिला? जब हमने लिया था कि एस हमारा लीनियर है। एस इज लीनियर इफ एंड ओनली इफ एस जेड इक्वल टू अल्फा जेड। ये कंडीशन है, एक बेसिक कंडीशन है ये, है ना। और यहां से हमें क्या मिला कि एस लीनियर होगा इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू डी हो जाए एंड बी इक्वल टू माइनस सी हो जाए। तो देखो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? यहाँ पे क्या है? एस इज सी लीनियर इफ बी इक्वल टू माइनस सी एंड डी इक्वल टू डी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी। यहाँ पे लिखा है एस इज ऑलवेज सी लीनियर, ये भी गलत हो जाएगा। अगर ए इक्वल टू डी नहीं हुआ और बी इक्वल टू माइनस सी नहीं हुआ तो फिर वो सी लीनियर नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। एस इज सी लीनियर इफ एंड ओनली इफ टी इज आइडेंटिटी मैप। इसकी जरूरत नहीं पड़ी, अगर ए इक्वल टू डी हो जाए और बी इक्वल टू माइनस सी हो जाए तो भी वो सी लीनियर हो जाएगा, है ना। तो इसका डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो कौन सा सही होगा? सी वाला, कि एस सी लीनियर होगा इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल टू माइनस सी एंड डी इक्वल टू ए। ये क्वेश्चन अच्छा था अगर आपको एक सिंपल सा बेसिक रिजल्ट पता होता कि एस इज लीनियर इफ एंड ओनली इफ एस जेड इक्वल टू अल्फा जेड। अगर हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं अब हम लोग। अभी हमने क्या पढ़ा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कोई दो वेक्टर स्पेस उठा रहे थे और उनके बीच एक मैपिंग बना रहे थे, है ना। u ओवर f एंड v ओवर f दो वेक्टर स्पेस थे और उनके बीच हम एक मैपिंग बना रहे थे। तो वहां पे ऐसा नहीं था कि जो वेक्टर स्पेस दो हम ले रहे हैं, दो जो वेक्टर स्पेस हम ले रहे हैं वो अलग अलग है या सेम है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं था वेक्टर स्पेस पे। हम कोई भी दो रैंडम वेक्टर स्पेस चूज कर सकते थे और उनके बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे थे। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर में हम दो वेक्टर स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस पे मैपिंग तो लेते हैं, लेकिन वो u एंड v नहीं होता। अगर हमने v वेक्टर स्पेस लिया है तो हमारा कोडोमेन वाला भी v वेक्टर स्पेस ही होगा, यानी कि सेम डोमेन एंड सेम कोडोमेन। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर देखो, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v ओवर f टू v ओवर f। अब हम मैपिंग कहाँ से ले रहे हैं? हम लोग v ओवर f से v ओवर f तक, यानी सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे जब हम मैपिंग लेते हैं तो उसको हम लोग लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। सेम से सेम कर जा रहे हैं तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन ना बोल के हम लोग लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देख लो। टी ऑफ R3 × 3 हमने लिया ना, तो अब हमें मैपिंग भी R3 × 3 पर ही बनानी पड़ेगी, एज P ऑफ A इक्वल टू A ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है R3 × से R3 × 3 पे, R3 × 3 से R3 × 3 पे। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? T ऑफ A इक्वल टू A ट्रांसपोज। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि ये दोनों वेक्टर स्पेस सेम है। नेक्स्ट डिफिनेशन देखो, लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V ओवर F टू F ओवर F। वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस, कैसा वेक्टर स्पेस? F ओवर F को हम क्या कहते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल। ये क्या है? ये है फील्ड ऑफ स्केलर। देखो इसके लिए एग्जांपल
हम लेते हैं मैप टी ऑफ R3 × 3 से R पे, ये हो गया ना R/R, कुछ ऐसा R/R। तो जब इस तरह किसी वेक्टर स्पेस से हम R/R, C/C इस तरह के वेक्टर स्पेस पे मैपिंग बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लीनियर फंक्शनल। ठीक है। एज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं टी ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ठीक है। और देखो, और a linear function is a linear map from a vector space to its underlying field of scalars। जैसे देखो, R/R3 × 3 ओवर R हमने वेक्टर स्पेस लिया था और इसकी मैपिंग कहाँ ली? R/R पे। तो कोई लीनियर फंक्शन को हम लीनियर फंक्शनल तब बोलेंगे जब हम एक लीनियर मैप डिफाइन करें वेक्टर स्पेस से, जो वेक्टर स्पेस का फील्ड है। ठीक है। जो वेक्टर स्पेस का फील्ड है, उस फील्ड के ऊपर अगर हम मैप डिफाइन करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शनल। जैसे यहाँ हमने R3 × 3 ओवर R से मैपिंग कहाँ ली? R/R पे, क्योंकि इसका फील्ड क्या था? इसका फील्ड भी R था, है ना? तो हम मैपिंग भी कहाँ लेंगे? R पे। ठीक है। तो उसे हम क्या बोल देंगे? लीनियर फंक्शन। सिंपल है। नेक्स्ट देखो, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट T V/F to U/F is a linear transformation, then first T of 0 equal to 0, T of 0 0 को इक्वल होना चाहिए। सेकेंड, T of -x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ TX, क्योंकि देखो -x क्या है? -x को हम -1 × x भी तो लिख सकते हैं। तो ये -1 एज अ स्केलर बिहेव करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस ऑफ TX के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? जो हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो T of 0 0 के इक्वल होता है। T of -x को हम लोग माइनस ऑफ TX लिख सकते हैं। तो क्या मिला हमें? T of -x इक्वल टू माइनस ऑफ TX फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V। थर्ड देखो, थर्ड है T of nx, किसके इक्वल हो जाएगा? n T of x के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। T of nx इक्वल हो जाएगा n of tx के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है T of समेशन I इक्वल टू 1 to n ai xi। क्या ले रहे हैं हम लोग? समेशन I इक्वल टू 1 to n ai xi। इसको हम इक्वल लिख सकते हैं समेशन I इक्वल टू 1 to n ai T of xi। क्लियर? T of समेशन I इक्वल टू 1 to n ai xi इक्वल हो जाएगा समेशन I इक्वल टू 1 to n ei एंड xi को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डाल देंगे। ठीक है। T of xi। नेक्स्ट देखो, नल स्पेस। नल स्पेस, नल स्पेस क्या होता है? नल स्पेस यानी कि कर्नेल, है ना? और कर्नेल हम लोग किससे बोलते हैं? वो एलिमेंट्स जो जीरो पर जाके मैप कर रहे हो, है ना? हम ऐसे एलिमेंट्स कर्नेल पे लेते हैं जो जीरो पे जाके मैप कर रहे हो। क्लियर? तो देखो, लेट T V to U हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है।
T V to U is a linear transformation, then null space, यानी कि करने करने है ना, ऑफ T इज क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू v, और कैसा x, वो x जो 0 पे जाके मैप कर रहा हूं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, t ऑफ x इक्वल टू 0। तो नल स्पेस में वो एलिमेंट्स आएंगे जो 0 पे मैप कर रहे हो, तो क्या हम लेंगे, हम लेंगे t ऑफ x इक्वल टू 0, तो उसे हम क्या कहेंगे, नल स्पेस। ठीक है, सो नल स्पेस सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस का। याद है जब हम लोग ग्रुप पढ़ रहे थे तो ग्रुप में हमने क्या लिया था, कर्नेल, और कर्नेल को हम लोग क्या बोलते थे, कर्नेल जो है नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है ग्रुप का, कर्नेल नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसी भी ग्रुप का। तो यहाँ पे भी क्या ले रहे हैं हम लोग, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में नल स्पेस क्या हो जाएगा, नल स्पेस सब स्पेस हो जाएगा वेक्टर स्पेस का। सिमिलरली हम रेंज स्पेस लेंगे तो रेंज स्पेस भी सब स्पेस हो जाएगा वेक्टर स्पेस का, है कि नहीं। तो यहां से हमें क्या मिला कि नल स्पेस सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस का। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। ठीक है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को कहते हैं नलिटी। क्लियर, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज कॉल्ड nullity of T, and we denoted it as नीटा टी। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, नीटा टी से। तो कर्नेल जो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्नेल को हम लोग बोलेंगे नल स्पेस। और नेक्स्ट देखो अब रेंज स्पेस। लेट टी वी टू यू इज linear transformation, then range of T is called range is space of T and denoted by RT। ठीक है, टी वी से यू पे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, मैपिंग है ना, होम्योजीनस मैपिंग। तो वी का जो रेंज है, वी से यू पे हम लोग मैप कर रहे हैं ना, तो वी का जो रेंज आएगा वही बनेगा हमारा रेंज स्पेस टी का। ठीक है, लेट टी वी टू यू इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो रेंज ऑफ टी इज कॉल्ड रेंज स्पेस ऑफ टी एंड डिनोटेड बाय आर टी। आर टी इक्वल टू टी ऑफ एक्स, क्योंकि हम फंक्शन कैसा ले रहे हैं, टी वी टू यू, तो ये फंक्शन जहां मैप कर रहा होगा इसका इमेज क्या आएगा, टी ऑफ एक्स, है ना। एक्स किसका एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है, तो टी ऑफ एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, यू का एलिमेंट होगा ना। तो ये एलिमेंट यू का है तो वो उसकी रेंज में आएगा। क्लियर, सो टी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वी इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू यू। दिस मीन्स टी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर सम x बिलोंग्स टू v। अभी मैंने बोला ना कि t ऑफ x किसका एलिमेंट है, u का एलिमेंट है, तो हम लोग ले रहे हैं t ऑफ x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और y किस में बिलोंग कर रहा है, u में बिलोंग कर रहा है, फॉर सम x बिलोंग्स टू v, है ना। तो ये y इमेज है x का। ठीक है, क्लियर, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस is called
रैंक ऑफ टी। रेंज स्पेस के डायमेंशन को हम लोग कहते हैं रैंक, ठीक है। रेंज स्पेस की डायमेंशन को रैंक कहते हैं, और रैंक को डिनोट करते हैं रो से। जैसे हमने यहाँ पे नलिटी को डिनोट किया था नीटा से, और वैसे ही रैंक को डिनोट करते हैं रो से। एंड वी डिनोटेड इट एज रो टी। क्लियर? देखो कुछ एग्जांपल्स। टी R3 to R3 T of x y z इक्वल टू एक्स वाई जीरो, ठीक है। R3 से R3 पे मैपिंग ले रहे हैं, और एक्स वाई जेड कहाँ जाकर मैप कर रहा है, एक्स वाई जीरो पे। तो देखो यहाँ पे अगर हम ले लें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये किसको जनरेट करेगा, इसका बेसिस है ये, एक्स वाई जेड का बेसिस है ना ये, तो ये जनरेट कर देगा R3 को। क्लियर? जनरेट R3 एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखो ये कहाँ मैप कर रहा है, एक्स वाई जीरो पे। तो देखो यहाँ से ये हमें क्या मिलेगा, इसका बेसिस रेंज स्पेस का 1 0 0 0 1 0, क्योंकि लास्ट वाला क्या है, जीरो। तो ये किसको जनरेट कर देगा, जनरेट रेंज ऑफ टी। तो इसने क्या किया, 1 0 0 0 1 0 रेंज स्पेस को जनरेट कर रहा है। तो देखो हमने पहले क्या लिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला 1 0 0 एंड 0 1 0, यानी कि इसमें दो एलिमेंट है। बट देखो हम लोग कहाँ से ले रहे थे, इसकी बेसिस में 3 एलिमेंट है, एंड रेंज स्पेस की बेसिस में 2 एलिमेंट है। क्लियर? तो यानी कि एक एलिमेंट कहाँ जा रहा होगा, एक एलिमेंट नल स्पेस में जा रहा होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नल स्पेस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेंज स्पेस। तो इसका रेंज हो गया 2, क्योंकि रेंज और कर्नेल कभी भी वेक्टर स्पेस से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। क्लियर? तो देखो रेंज में इसके 2 एलिमेंट आ गए, यानी कि नलिटी में एक एलिमेंट आ रहा होगा, क्योंकि टोटल R3 स्पेस है, यानी कि इसके बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे, है ना। 3 एलिमेंट से ये जनरेट हो रहा होगा। तो 2 इसके रेंज स्पेस में आ गए, एक नहीं आया, तो वो कहाँ जा रहा होगा, वो जा रहा होगा नल स्पेस में। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, T R3 से R2 क्रॉस 2। तो R3 में ए बी सी टाइप के एलिमेंट आएंगे, ए बी सी, और ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये बन रहा है ए बी, ए प्लस बी एंड 0। हमने देखा था कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एग्जांपल हम लोग पहले कर चुके हैं। तो देखो इसका नल स्पेस क्या बनेगा, नल स्पेस ऑफ टी क्या आएगा, ये 0 नल स्पेस में आएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ए और बी तो रेंज में है, लेकिन सी के लिए क्या हो जा रहा है, 0। सी कहाँ जा रहा है, सी 0 पे जा रहा है, तो सी कर्नेल बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से हमें नल स्पेस में मिलेगा 0 0 सी, सच दैट सी बिलोंग्स टू अर्थ। तो नलिटी ऑफ टी क्या हो गया, नलिटी ऑफ टी हो गया 1। एंड सिमिलरली आर ऑफ टी देखो तो क्या मिलेगा, आर ऑफ टी मिलेगा एक्स प्लस वाई एंड 0, सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो देखो हमें रेंज में कितने एलिमेंट्स लेने पड़ रहे हैं, R3 से हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, एक्स एंड वाई, 2 एलिमेंट्स चाहिए ना हमें R3 से, तो जाके हम ये मैट्रिक्स बना पा रहे हैं। तो रेंज स्पेस की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, यानी कि रैंक ऑफ टी क्या होगा, रैंक ऑफ टी हो जाएगा 2। यहां तक क्लियर है? तो ऐसे नल स्पेस एंड
रेंज स्पेस निकाल लोगे? एक एग्जांपल और देखो। एग्जांपल टी ऑफ R3 टू R2x। अब क्या कर रहे हैं हम लोग R3 से 2 डिग्री की पॉलिनोमियल स्पेस में मैपिंग ले रहे हैं, ठीक है। R2x क्या है? डिग्री 2 तक के पॉलिनोमियल का कलेक्शन। तो यहां से क्या मिलेगा हमें? टी ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स माइनस ए। हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो देखो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नल स्पेस एन टी। तो नल स्पेस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा कि कौन सा एलिमेंट इसमें से 0 पे जा रहा है। तो एक काम करेंगे, इस पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो देखो इसके 0 होने की क्या कंडीशन है? एक तो ए 0 हो जाए। अगर ए 0 होगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस और दूसरा बी प्लस सी 0 हो जाए, है ना। ए 0 चाहिए और बी प्लस सी 0 चाहिए, तो पूरी पॉलिनोमियल कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? ए इक्वल टू 0 एंड बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला? ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू माइनस सी। क्लियर? तो देखो नल स्पेस में क्या आया? नल स्पेस में ए इक्वल टू तो 0 है, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। और बी को एज इट इज बी रहने दो, और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी। तो नल स्पेस में आया 0 बी एंड माइनस बी। अगर हम ये रखेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? ये 0 पे चला जाएगा। देखो अगर हम ए की जगह पे रखें 0 तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, एंड सी की जगह पे क्या रखना होगा? माइनस बी एक्स माइनस 0। तो ये क्या हो गया? 0। तो ये कहाँ जा रहा है? ये नल स्पेस का मेंबर है। क्लियर? तो ये मेंबर किसका है? नल स्पेस का मेंबर है। 0 बी माइनस बी सच डेट बी बिलोंग्स टू आर। तो हमें फील्ड से एक ही एलिमेंट उठाना पड़ रहा है ना, बी। वो नल स्पेस में जा रहा है, तो ये किससे स्पेंड हो जाएगा? स्पेंड बाय 0 1 एंड -1। तो ये नल स्पेस 0 1 एंड -1 से स्पैन हो रहा है। तो हमने क्या देखा? इसका नल स्पेस कितना है? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट देखो रेंज स्पेस आर टी इक्वल टू क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स माइनस ए सच डेट ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर से। तो हम ये लिख सकते हैं पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर -1। इस दोनों में से हमने ए कॉमन ले लिया, तो हम लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर -1 प्लस बी प्लस सी एक्स। और देखो ए बी सी कहाँ से आ रहा है? ए बी सी आर से आ रहा है। तो बी प्लस सी दो एलिमेंट लोगे रियल से, दो रियल नंबर लोगे, तो उनको ऐड करोगे तो कोई ना कोई रियल नंबर ही बनेगा, है कि नहीं? उनको ऐड करने पर भी कोई ना कोई तो रियल नंबर ही बनेगा ना। तो हम इसको कोई दूसरा नाम दे सकते हैं। तो देखो इसका बेसिस क्या जाएगा? इसके बेसिस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 एंड एक्स। क्लियर? ये दोनों पॉलिनोमियल एलाई है क्योंकि ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है और ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है ना। तो ये दोनों पॉलिनोमियल कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट, सिंस these two polynomial are linearly independent, the dimension of the range is 2। सो रैंक क्या हो गया? रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर? क्योंकि देखो
बेसिस में एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स आ रहा है, तो रेंज स्पेस किससे स्पैन हो जाएगा? स्पैन हो जाएगा स्पैन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स से। क्लियर? तो हमने क्या लिया था? हमने लिया था R3 से R2 एक्स पर मैपिंग, तो उसमें नल स्पेस में एक एलिमेंट चला गया और रेंज स्पेस में हमें दो बेसिस मिल गए। क्लियर? तो रैंक हो गई 2 एंड नलिटी हो गया 1। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, टी ऑफ R2 क्रॉस 2 से R4 पे मैपिंग ले रहे हैं हम लोग, और ट्रांसफॉर्मेशन है ए बी सी डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड डी प्लस ए। हमने देखा है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नलिटी। उसके लिए हमें क्या देखना होगा? कर्नेल। तो इन्हें हम किसके इक्वल रखेंगे? जीरो के। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिला ए इक्वल टू माइनस बी। क्लियर? ए इक्वल टू क्या मिला? माइनस बी। तो बी का वैल्यू क्या आ गया? माइनस ए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अगर बी के जगह पे हम माइनस ए रखें तो हमें क्या मिलेगा? माइनस ए प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाई माइनस ए इक्वल टू माइनस सी। दिस इंप्लाई ए इक्वल टू सी। तो एक कंडीशन हमें क्या मिली कि ए सी के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस डी इक्वल टू जीरो, क्योंकि सी के इक्वल ए है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिलेगा डी इक्वल टू माइनस ए। क्लियर? तो देखो हमें यहाँ से क्या मिला? हमें मिला ए इक्वल टू माइनस बी, ए इक्वल टू सी एंड डी इक्वल टू माइनस ए। तो सारे टर्म्स हमें किस में मिल गए? ए में मिल गए। तो देखो नल स्पेस हमें क्या मिलेगा? टी ऑफ ई बी सी डी। तो ए की जगह पे ए, बी की जगह पे क्या आ जाएगा? बी किसके इक्वल है? माइनस ए के। सी किसके इक्वल है? ए के। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। और डी किसके इक्वल है? माइनस ए के। तो टी ऑफ ए माइनस ए माइनस ए इक्वल होगा किसके? ए प्लस बी के। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो। सिमिलरली बी प्लस सी, बी की वैल्यू क्या है? माइनस ए, और सी की वैल्यू ए, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? जीरो। सी प्लस डी, सी की वैल्यू ए और डी की वैल्यू माइनस ए, तो हमें फिर से क्या मिलेगा? जीरो और डी प्लस ए, है ना? तो डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिला? टी ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो देखो नल स्पेस में क्या आ रहा है? नलिटी ऑफ टी इक्वल टू ए माइनस ए सच डेट ए बिलोंग्स टू आर। तो हमें रियल से एक एलिमेंट उठाना पड़ रहा है ए, जो कहाँ मैप कर रहा है? जो जीरो पे मैप कर रहा है। तो नल स्पेस का डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर? तो देखो ये R2 क्रॉस 2 से R4 पर मैप कर रहा था, और हमें नल स्पेस का डायमेंशन कितना मिला? 1 मिला। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि रेंज स्पेस का डायमेंशन क्या होगा। तो देखो R ऑफ टी क्या है? एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा? ए प्लस बी इक्वल टू एक्स, बी प्लस सी इक्वल टू वाई, सी प्लस डी इक्वल टू जेड, और डी प्लस ए इक्वल टू डब्ल्यू। क्योंकि अब हम रेंज स्पेस के लिए चेक कर रहे हैं। यहाँ पर था ना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए। तो इन सब को हमने एक्स वाई जेड डब्ल्यू से इक्वेट कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या क्या कंडीशन हमें मिलती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं b इक्वल टू एक्स माइनस ए। बी की वैल्यू क्या आई? एक्स माइनस ए। तो इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या मिलेगा? एक्स माइनस ए प्लस सी इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? और देखो c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है z माइनस डी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए
और c की जगह प्लस जेड माइनस डी इक्वल टू वाई। और देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है डब्ल्यू माइनस डी। अब देखो डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है डब्ल्यू माइनस ए। तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा हमें, एक्स माइनस ए प्लस जेड माइनस डब्ल्यू प्लस ए इक्वल टू वाई। तो यहाँ से देखो ये प्लस ए है और ये माइनस ए है, तो हमें क्या मिला, हमें मिला रेंज स्पेस में एक्स प्लस जेड माइनस डब्ल्यू minus y equal to 0. This imply x minus y plus z minus w equal to 0. Clear? तो रेंज स्पेस में क्या मिला हमें, r of t equal to x y z w such that x minus y minus w plus z equal to 0. तो हमारे पास कितने डायमेंशन था, हम लोग R4 पे मैप कर रहे थे, तो डायमेंशन हमारा कितना था 4। और देखो उसमें हमें कितनी रिस्ट्रिक्शन मिली, हमें एक रिस्ट्रिक्शन मिली कि x माइनस वाई माइनस डब्ल्यू प्लस जेड करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारी डायमेंशन 4 थी और हमें उसमें एक रिस्ट्रिक्शन मिली, तो रैंक क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा ना 3। डायमेंशन 4 था, एक रिस्ट्रिक्शन मिला, यानी कि एक यहाँ से कोई एक एलिमेंट, मान लो x को हम डिपेंडेंट करवा सकते हैं ना y w एंड z पे, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं y प्लस डब्ल्यू माइनस जेड। अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स को फील्ड से ले ले तो हमें x मिल जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, इसकी रैंक हो जाएगी रैंक ऑफ t इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, t ऑफ r x टू r3, t ऑफ px इक्वल टू p0 p डैश 0 p डबल डैश 0। अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है नल स्पेस एंड रेंज स्पेस, ठीक है। तो देखो इसका नल स्पेस क्या आ जाएगा, नल स्पेस क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब पी एक्स, क्योंकि देखो 3 डिग्री से कम का पॉलिनोमियल करोगे तो डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव करने पे क्या मिल जाएगा 0, कि पी 0 भी 0 यानी कांस्टेंट टर्म ए नॉट 0, ए 1 0 और यहाँ से हमें क्या मिलेगा ए 2 0। तो पॉलिनोमियल कहाँ से स्टार्ट होगा 3 डिग्री से, है कि नहीं। तो नल स्पेस में क्या मिलेगा हमें, एक्स क्यूब पी एक्स सच डेट पी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स। तो इसका डायमेंशन कितना आ गया, पी एक्स आर एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो ये इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस हो गया। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट डायमेंशन ऑफ एन। देखो हमें क्या करना होगा, नलिटी निकालने के लिए तो किससे इक्वेट करना होगा, हमें इक्वेट करना होगा टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू पी 0 पी डैश 0 पी डबल डैश 0 इक्वल टू 0 0 0। देखो हम पी 0 इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, एंड फिर हमें पी डैश 0 इक्वल टू 0 रखना होगा एंड पी डबल डैश 0 इक्वल टू 0 रखना होगा। पी 0 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, पी 0 किसके इक्वल होता है, ए नॉट के, और यहां से हमें क्या मिलेगा पी 0 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई ए नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली पी डैश एक्स ये किसके इक्वल होगा, a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखो यहाँ से p डैश 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा a1, और हमें क्या गिवन है p डैश 0 इक्वल टू 0, और हमें क्या लेना है p डैश 0 इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा p डैश 0 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई a1 इक्वल टू 0। सिमिलरली p डबल डैश x लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर एंड सो ऑन।
और यहाँ p डबल डैश 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2a2, है ना। एंड हमें क्या लेना है, p डबल डैश 0 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई 2a2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई a2 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, हमें मिला a0 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 0, है ना। a0 a1 a2 हमें मिल गया 0। तो हमें कर्नेल में क्या करना था, हमें, हम लोग पॉलिनोमियल को रख रहे थे इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो बेसिस क्या आ जाएगा कर्नेल का, बेसिस फॉर कर्नेल क्या आ जाएगा, x³ x4 x5 एंड सोन। कर्नेल में वो सारे डिग्री के पॉलिनोमियल आ जाएंगे जो 3 एंड 3 से बड़े हैं। सो ये सेट कैसा है, ये तो इनफाइनाइट है। सो दिस सेट इज इनफाइनाइट। दिस इम्प्लाई डायमेंशन ऑफ कर्नेल टी इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट। क्लियर। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है अब रेंज स्पेस, है ना। तो यहां से क्या आएगा, रेंज स्पेस, द रेंज ऑफ टी। तो देखो हमारा रेंज क्या है, R3, है ना। तो रेंज कभी भी कोडोमेन से ज्यादा तो नहीं होगी, उसमें R3 हमने क्या लिया था, हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिया था, हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया था RX से R3 तक, है ना। और हमारा T ऑफ Px डिफाइन था P ऑफ 0, P डैश 0 एंड P डबल डैश 0। तो हमारे पास कोडोमेन की डायमेंशन 3 है, तो कभी भी रेंज 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। तो हमने अभी तक देखा कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इनफाइनाइट है, और अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेंज स्पेस। तो इन सब को हम लोग किसी ए बी सी के इक्वल रख देते हैं। R3 से एक वेक्टर हम लोग लेते हैं ए बी सी, ठीक है। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू R3 और इनके इक्वल हम रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, P0 इक्वल टू A, P डैश 0 इक्वल टू B एंड P डबल डैश 0 इक्वल टू C। क्लियर। तो हमको Px में कोई ना कोई वैल्यू तो ऐसा मिल ही रहा होगा जिसमें हम 0 रखें तो A मिल जाए, P डैश उसके डेरिवेटिव में अगर 0 रखें तो B मिल जाए, और उसके डबल डेरिवेटिव में 0 रखें तो हमें C मिल जाए, है ना। देखो जैसे अगर हम ले लें Px इक्वल टू C एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस B x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस A। तो देखो अब अगर हम P0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A। P डैश 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो P डैश x करो पहले, तो P डैश x निकालेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, 2cx बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cx प्लस b। और P डैश 0 करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, b। और अब देखो इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा सिर्फ c, है ना। तो यहाँ से क्या मिला, P डबल डैश 0 इक्वल टू c। तो ये पॉलिनोमियल हम लोग ले सकते हैं। तो हमें कोई ना कोई पॉलिनोमियल जरूर मिल जाएगी RX से, जहाँ पे P0 इक्वल टू A मिल रहा हो, P डैश 0 इक्वल टू B मिल रहा हो, और P डबल डैश 0 इक्वल टू C मिल रहा हो, है ना। सो every vector in R3 is in the range of T। मतलब हम R3 से कोई भी वेक्टर, कोई भी ABC चूज करेंगे, कोई भी रियल नंबर हम चूज करेंगे, तो उसके लिए हमें RX पॉलिनोमियल के सेट से कोई ना कोई पॉलिनोमियल जरूर मिल जाएगी जो P0 पे A दे रही होगी, P डैश 0 पे B दे रही होगी, और डबल डैश 0 पे C दे रही होगी। यानी कि पूरा का पूरा R3 क्या आ जाएगा, रेंज स्पेस में आ जाएगा। तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, R3 का हर वेक्टर रेंज स्पेस में चला जाएगा, तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 3। So range is the entire codomain R3. Its dimension is 3। रैंक कितनी हो गई,
थ्री। क्लियर है यहाँ तक? तो आज बस इतना ही करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।